हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी ज्योग्राफी का नया चैप्टर है जिसका नेम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंड क्या होता है। ठीक है, लैंड जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ये जो है हमारे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का, जो हमारी पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ का 30% एरिया ही सिर्फ हमारा लैंड है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए कि पूरी पृथ्वी जो है हमारी, पूरा अर्थ जो है, उसमें से 30% लैंड है। तो बाकी क्या है? आप लोग बताओ, बाकी क्या होगा? 70%। बाकी 70% हमारा पानी है। ठीक है, तो वो इसने बोला है कि सिर्फ 30% ही हमारे टोटल एरिया जो है अर्थ का सरफेस का, वो हमारा लैंड है, अदरवाइज सारा पानी है। अब देखो बेटा, उस पानी मतलब जो लैंड भी है ना, उसमें भी ना, सारा जो लैंड है ना, उसमें सारे लोग रह ही नहीं सकते। सोचो, इतना सारा लैंड भी है लेकिन इसमें भी सारे लोग नहीं रह रहे, तो लोग रह कैसे रहे? मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की। क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है और कहीं कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, अब ये कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा क्यों रह रही है, कहीं बहुत कम क्यों रह रही है? जब लैंड है तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो इसका मेन रीजन क्या है बेटा? वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का एरिया कैसा है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? रफ टोपोग्राफी। मतलब सोचो, अगर कोई माउंटेन होगा तो क्या आप माउंटेन में रहना पसंद करोगे? वहां की लाइफ तो कितनी टफ होती है। हमें दिन भर ऊपर से नीचे तक जाना पड़ता है, कभी सामान लेने ऊपर जाना है, फिर रहने ऊपर जाना है, सामान लेने नीचे आना है। तो टोपोग्राफी की वजह से हम नहीं रह पाते। दूसरा, कि माउंटेन्स कितने स्टीप स्लोप्स होते हैं, तो वहां उस फॉर्म में भी हम नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ एरिया बहुत ज्यादा पानी के पास होते हैं, तो वहां पर भी हमें रहने का डर होता है। तो सोचो, अगर बिल्कुल आपने नदी के किनारे आपका घर होगा तो क्या होगा? कभी भी बाढ़ आएगी, कभी भी आपके पास पानी का वो फ्लो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और आप सब लोग क्या हो जाओगे? उस पानी में वो कर जाओगे। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा क्या है? जो डेजर्ट एरियाज है, वहां पर भी हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर बहुत ज्यादा डेजर्ट डेजर्ट है, तो वहां पर भी हम नहीं रह सकते। ठीक, अब देखो, थिक फॉरेस्ट एरियाज। अब जहां जहां फॉरेस्ट है, क्या आप हम वहां पे भी रह सकते हैं? नहीं, वहां तो इतने घने जंगल होंगे, वहां तो जानवर होते होंगे, तो वो भी एरिया हमारे लिए रहने के लिए नहीं है। तो इसी वजह से इतना सारा लैंड होने के बावजूद भी जो 30% हमारी पूरी अर्थ का जो लैंड है, उसमें से भी हम बहुत ही कम पोर्शन में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं कम? उसके सारे रीजन यही है: रफ टोपोग्राफी, माउंटेन के स्टीप स्लोप्स, सस्पेक्टेबल टू वाटर, कि हम पानी के पास भी नहीं रह सकते, वाटर लॉगिंग का खतरा है हमें, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट में भी नहीं रह सकते, और थिक फॉरेस्ट एरियाज में भी नहीं रह सकते। ठीक है, अब देखो, अब ये तो ये है कि हम जहां कहाँ कहाँ नहीं रह सकते। अब कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते होंगे, तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है प्लेन्स और रिवर वैलीज। अब प्लेन्स में हम बहुत ज्यादा रह रहे हैं, जैसे कि अभी आप जहाँ रह रहे हो उसको भी प्लेन एरिया बोलते हैं। प्लेन होता क्या है? जब ये माउंटेन है, अगर माउंटेन का जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें सारे लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन। और रिवर वैली क्या होती है? जो रिवर के पास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम रिवर वैली। ठीक है, ये जो होता है ये सूटेबल लैंड होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो रह रही है। ठीक है, तो ये है हमारा लैंड। अब आपको एक चीज पता है क्या? कि 90% जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 30% ऑफ द लैंड एरिया जो है ना वो ले रखा है। मतलब इतने सारी जगह में 90% इसका जो है, उसमें से 30% हमने जो है वही लैंड एरिया हमने ले रखा है। रिमेनिंग 70% जो लैंड का है इज स्पेसली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। मतलब वही है कि जितना भी हमारा लैंड है उनमें से भी बहुत कमी, जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत कमी जगहों पे हम लोग रह रहे हैं, और बाकी जगहों पे क्या है? वो या तो अनइनहेबिटेटेड है, मतलब वहां पे रहा ही नहीं जा सकता, या अगर वो है भी तो बहुत कम पॉपुलेशन है। जैसे कि हमने पहाड़ों में भी ऐसा थोड़ी कि लोग ही नहीं देखे, लोग देखे हैं लेकिन वहां पे लोग कम रहते हैं। एज कम्पेयर आपके अपने घर के नियर बाय देखोगे तो कितने सारे घर होते हैं, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है ना, एक जगह पे एक घर है, दूसरी जगह पे एक घर है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस डिस्टेंस पे होते हैं घर। समझ में आ गई सबको? अब देखो, अब हमारा जो लैंड है उसके बहुत सारे यूजेस है। क्या सिर्फ लैंड में हम रहने का काम करते हैं क्या? नहीं, लैंड पे हमारी बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर करते हैं हम लैंड पे, फॉरेस्ट उगाते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर किसमें करते हैं? क्योंकि भाई आप लैंड पे रह रहे हो, रहने के बाद आपको खाना भी चाहिए, खाने के लिए हमें खेती करनी पड़ेगी। खेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर।
कि एग्रीकल्चर करते हैं। दूसरा, अब आप तो रह रहे हो लेकिन अब किसी और को भी तो रहने की जगह चाहिए, जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ, जैसे हमारे जानवर, शेर, चीता, क्या वो आपके घर में रहेंगे? नहीं, तो फॉरेस्ट में रहेंगे। तो लैंड का एक यूज ये भी है कि हम फॉरेस्ट, उनमें फॉरेस्ट बने हुए हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तीसरा, अब लैंड का एक और क्या यूज है? माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है जहाँ पे खुदाई करके हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, जैसे कि कोयला, आपका लोहा, तो ये सब के रॉ मटेरियल भी हम निकालते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइनिंग। ठीक। फोर्थ क्या है आपका? बिल्डिंग हाउसेज, कि अब सिर्फ हम ऐसे रह रहे तो हम सिर्फ सीधा लैंड के ऊपर ही थोड़ी ना रह लेते हैं। हम लैंड के ऊपर पहले बिल्डिंग बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, उसके बाद हम रहते हैं। तो ये है आपका लैंड का नेक्स्ट यूजेज। उसके बाद है, अब आप अपने घर बना होगा लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान भी तो लेके जाना पड़ेगा। अब सामान ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा रोड। अब आपने एक जगह से दूसरी जगह सामान तो लेके जाओगे, लेकिन कौन सा सामान लेके जाओगे? इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्री सेटअप कर दोगे आप। तो ये सारे जो यूजेज है वो आज की डेट में हमारे लैंड के यूज है, जिसको हम यूज करते हैं। किसके चीजों के लिए यूज करते हैं? एग्रीकल्चर, खाने के लिए, फॉरेस्ट्री, हमारे जो बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी मिलते हैं, और दूसरा वाइल्ड लाइफ, जो हमारे जानवर होते हैं वो लोग रहते हैं। तीसरा, माइनिंग के लिए जिसमें से हम रिसोर्सेज निकालते हैं। चौथा, आपके बिल्डिंग हाउसेज मतलब अपने घर बनाने के लिए। पांचवा, आपके रोड बनाने के लिए। और छठा, आपके इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। ठीक। अब देखो, जो यूज ऑफ लैंड है ना, हम इसको दो बेसिस पे बांट सकते हैं। पहला, फिजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे, और आपके ह्यूमन फैक्टर्स के बेसिस पे। फिजिकल फैक्टर में अगर देखा जाए तो हमारे जो लैंड है वो टोपोग्राफी के बेसिस पे बांट सकते हैं, कि जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है जमीन, कैसी है। ठीक। सॉइल कैसा है वहां पे, आपका वहां पे क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, जैसे सॉइल, कहीं पे सॉइल बहुत अच्छा होता है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं एलुवियल सॉइल है, तो अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि क्लाइमेट कैसा है कहीं पे। मिनरल्स कितने कैसे कहाँ मिलते हैं, कहीं पे जैसे कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं सॉरी, जैसे कि आपके कहीं कोयला मिल रहा है, कहीं पे आपका आयरन मिल रहा है, कहीं पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर हम अलग अलग रह रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें फिजिकल फैक्टर के बेसिस पे हम लैंड के यूजेस बांट सकते हैं। दूसरा क्या होता है? ह्यूमन फैक्टर्स, कि ह्यूमन फैक्टर्स के बेसिस पे हम कैसे लैंड को बांट सकते हैं। तो पॉपुलेशन कैसी है, इस बेसिस पे। टेक्नोलॉजीज कैसी है, इस बेसिस पे। तो हमारी पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे, कहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, तो कैसे लोग, आप खुद ही देखते हो कि हमारे जो गांव में जो है वहां पे क्या होता है, बहुत कम पॉपुलेशन है एज कम्पेयर शहरों के। शहरों में तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी क्योंकि ज्यादा है, इसलिए वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं और वहां पे ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक। अब देखो, लैंड को आप दो बेसिस पे बांट सकते हो, ओनरशिप के बेसिस पे। अगर देखा जाए तो लैंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे ओनरशिप में। जैसे कि एक लैंड होता है प्राइवेट लैंड, जैसे मान लो आपका खुद का घर है, तो आपका खुद का घर जो है उसे क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राइवेट लैंड, वो जो आपका खुद का है। ठीक। और एक होता है, और आपके खुद के घर पे किसी और का हक नहीं होता, मैं आके आपके घर पे नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड्स थोड़ा एक आध दिन के लिए कोई रह लेता है, या आ जाता है, घूम लेता है, फिर लेता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन परमानेंटली जो लोग रह रहे हैं उस घर के अंदर, और जिनके नाम पे वो जमीन लिखी हुई है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। ठीक है, जैसे कि आपके घर पे, आप तो अभी बच्चे हो, आपके पेरेंट्स के नाम पे लिखी होगी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे लिखी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट लैंड। ठीक है, जिसको ओन इंडिविजुअल करता है, मतलब एक इंडिविजुअल के का ही उसके ऊपर मालिकाना हक होता है। उसके अलावा क्या है आपकी कम्युनिटी लैंड। अब कम्युनिटी लैंड क्या होता है बेटा? जहाँ पे आप सारे लोग उस जमीन का यूज कर रहे होते हो। एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आपका पार्क, आप पार्क में जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो क्या सिर्फ आप ही पार्क में खेल सकते हो? नहीं, आपके फ्रेंड्स भी खेल सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी खेल सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा आपका कम्युनिटी लैंड। तो यही है कि कम्युनिटी के लिए जो यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि फॉडर कलेक्शन करना, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह। तो इन सब में भी सबका ही आपका यूज होता है इसमें। ठीक है, मतलब पूरी कम्युनिटी करती है, जो सिर्फ एक का नहीं होता, पूरी कम्युनिटी का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी जैसे मान लो अब आपके इसमें क्या होता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, मतलब क्या होता है, यहाँ से आप जैसे अपने गाय जो होते हैं ना, गाय भैंस या ऐसे जो जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, उनका हम चारा इकट्ठा करके ला सकते हैं। वहां से हम फ्रूट्स तोड़ सकते हैं, वहां से नट्स तोड़ सकते हैं, वहां से हर्ब्स वगैरह ले सकते हैं। तो कम्युनिटी है, सबकी वो है, सब लगा भी सकते हैं और वहां से निकाल भी सकते हैं। उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी लैंड। अब देखो बेटा, पीपल जो होते हैं, हमारे जो लोग हैं, उनकी जो डिमांड है अब वो बड़ी हो रही है, क्योंकि आपको खुद पता है कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बन चुका है। तो बड़ी तेजी से डिमांड बढ़ रही है।
अब डिमांड बढ़ रही है लेकिन हमारी लैंड की सप्लाई थोड़ी ना बढ़ रही है। आप इतने सारे लोगों का वो हो चुका है, मतलब बात हो चुका है, लेकिन क्या हमारी लैंड भी बढ़ रही है? नहीं, लैंड नहीं बढ़ रही है, लैंड जितनी थी उतनी ही है। वो क्या है, लिमिटेड है। तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो भी डिफर कर रहा है। ठीक है, एक जगह पे लैंड बहुत अच्छी है, एक जगह पे लैंड अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे आप मान लो जैसे ये वाली है, ये बंजर जमीन है। ठीक है, यहाँ पे एक लैंड है जो बिल्कुल पानी के पास है, एक ये वाली पहाड़ों वाली लैंड है। तो यहाँ पे प्लेस टू प्लेस जो है वो क्वालिटी ऑफ लैंड भी अलग अलग है। इसके अलावा पीपल जो है वो अनक्रोच करते हैं कॉमन लैंड्स टू बिल्ड देयर कमर्शियल एरियाज। तो जो बहुत अच्छे अच्छे लैंड होते हैं, कॉमन लैंड होते हैं, उनको वो कमर्शियल एरियाज में तब्दील कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। आपने खुद ही देखा है ना कि आपके आसपास इंडस्ट्रीज वगैरह लग गई हैं, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह लग गए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे अपार्टमेंट्स बनते हैं, तो ये या तो कमर्शियल चीजों के लिए लोग यूज कर रहे हैं, या प्रॉपर प्रॉपर अपार्टमेंट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, या वो एक्सपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को इन द रूरल एरियाज में। ठीक है, कि एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा दे रहे हैं। तो इतने सारे लोग चेंजेस भी करते जा रहे हैं। अब देखो, कुछ लैंड जो होता है, मान लो उसकी बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी है, तो हो सकता है कि लोग उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज करें। कुछ लैंड है जहाँ की फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लेकिन घर बनाने के लिए तो रख ही सकते हैं, तो घर बना दिया जाता है। या तो कुछ और भी ऐसे हैं जिनकी और फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम उन्हें कमर्शियल एरियाज में भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह बनाना। ठीक है, अब देखो बेटा, आज के दिन में अगर पूरे देखा जाए तो वास्ट चेंजेस ना लैंड यूज के पैटर्न में जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। लोग रह रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कंक्रीट की दीवार, हर चीज इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। और इसकी वजह से हमारे लैंड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। देखो, कोई भी चीज हम यूज करते हैं, यूज करो तो अच्छा है, लेकिन ओवर यूज कर लेते हो तो उसके ऊपर बर्डन हो जाता है ना। तो ऐसे हमारे लैंड को भी हम बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारी लैंड से क्या क्या दिक्कत आ रही है। पहला, लैंड डिग्रेड हो जाती है। मान लो अब कोई लैंड जो थी वो बहुत फर्टाइल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन अब आपने उसमें खेती करते 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 इतने सारे रिसोर्सेज उसके ले लिए, और आपने उसको बिल्कुल भी रिवाइव होने का मौका ही नहीं दिया। जैसे हम भी अगर पूरा दिन काम करें और पूरे साल काम करें और बिल्कुल बिना आराम के, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हमारी लैंड भी जो होती है वो भले फर्टाइल है, लेकिन फर्टिलिटी कैसे होती है उनकी, वो उनकी उस पर डिपेंड करते हैं कि वहां पे कैसे नेचुरल ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट है, अर्थवर्म है या नहीं है, ये सब चीजें। तो उनकी भी तो जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक पड़ जाती है, तो वो फर्टिलिटी क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं। तो हमें भी तो उन्हें रिवाइव करने के लिए छोड़ना पड़ेगा या चीजें करनी पड़ेगी, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बीमार होते हैं, हम दवाई खाते हैं, ऐसे लैंड की भी हमें दवाई करानी पड़ती है। तो ऐसे ही हमारा एक्शन में हो क्या रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो जा रहा है। बहुत ज्यादा ही हमने ओवर यूज कर दिया, तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो लूज कर जाती है। ठीक है, जैसे बंजर जमीन हो गई है। दूसरा, लैंडस्लाइड। अब देखो, लैंड को आपने क्या किया, बहुत ज्यादा माइनिंग कर दी है, और माइनिंग भी कहाँ कर दिया आपने, माउंटेन वाले एरिया में। अब माइनिंग करोगे तो क्या होगा, फिर ये बिल्कुल उसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही हिल डुल गया। ऐसा हिल डुल गया कि यहाँ पे फिर लैंडस्लाइड होने लग गई। ये देखो कैसे ही गिर रहा है, ऐसा लैंडस्लाइड होने लग जाती है। तीसरा, अब आप इतना ओवर यूज कर लेते हो और उसके बाद बारिश भी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, हमारी सॉइल की इरोजन हो जाती है। जो ऊपर जो फर्टाइल लैंड की जो लेयर होती है वो हमारी बह के आगे चली जाती है, तो सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक, इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन भी हो जाता है। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपका जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाना, डेजर्ट बन जाना, उसको भी हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे खतरे हैं। किसको ये सारे खतरे, हमारे एनवायरमेंट में ये सारे खतरे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो अपना लैंड का बहुत ज्यादा ओवर यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमारे लैंड में हमने देख ली कितने सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता ही है। आपके पास भी एक सॉल्यूशन है, क्या, कि हम अपनी लैंड को क्या कर दे, कंजर्व कर ले, बचा ले। कंजर्व मतलब बचाना। अब कैसे बचा सकते हैं, पहले तो वही लिखा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम फॉरेस्ट का, हम अपना एरिएबल लैंड जो होता है जहाँ पे खेती कर सकते हैं वो सब भी लूज करते जा रहे हैं, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूज करने जैसा है। तो इसको चेक करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। पहला स्टेप, एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइन में बहुत ज्यादा ही अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दिया, तो हम वहां पे पेड़ लगा सकते हैं। ये देखो, जैसे इतने ज्यादा पेड़ लगा दिए। दूसरा, लैंड रिक्लेमेशन, मतलब लैंड में अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उसको ट्रीट करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर मान लो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो,
तो वहां पर भी अगर कोई लैंड में दिक्कत आ गई तो आप उसको पेस्टिसाइड डालो, मान लो वहां पे कीड़े लग गए, तो कीड़े लग गए तो हम उसको क्या करेंगे, इलाज करेंगे, तो उनको पेस्टिसाइड जो हमारे वो है पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है उनको थोड़ा सा डालना पड़ता है। लेकिन अब इसका भी ध्यान रखना है। अब लोग क्या होता है ना कि जो एग्रीकल्चर करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो उसको भी हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब कीड़े लगे तो आप डालो, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसे जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, जो वहाँ के जो लैंड का एरिया उसको इनफर्टाइल ना कर दे, ऐसे यूज करने चाहिए हमें अपने केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह भी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह को भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। ठीक, अब देखो जो हमारा लैंड होता है, अब उसमें हम ग्रेजिंग भी कराते हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, अपने जो वो होता है, जो आपके जो जानवर होते हैं जैसे कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जो घास वगैरह खाते हैं, तो हम ग्रेजिंग कराते हैं। ग्रेजिंग कराने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग करा देना, मान लो इतनी सी लैंड पे इतने सारे आपके बकरी गाय इतने सारे लोग आके डिपेंडेंट होकर उसको पूरा खा जाए, तो घास तो बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएगी। तो उस पर भी ध्यान रखना कि ग्रेजिंग तो कराना चाहिए आपको, ग्रेजिंग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक्स ऑन द ओवर ग्रेजिंग। तो ये सारे मेथड है जिसकी वजह से आप अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हो। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, लैंड रिक्लेमेशन कि हाँ लैंड में जो जो दिक्कत है उसे ठीक करना, रेगुलेट करना आपके पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज, एंड फोर्थ पॉइंट इज कि आपका चेक करना कि ओवरग्रेजिंग ना हो। ठीक है, अब देखो बेटा सॉइल, तो सॉइल क्या होता है देखो हमारी पूरी अर्थ है, उस अर्थ में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर, जैसे ये देखो ये अर्थ है ना, नीचे ये कंक्रीट है, फिर मेंटल है, फिर ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर भी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसके ऊपर एक पतली सी जो मिट्टी की लेयर हमारी बिछी हुई है, जो पतली नहीं है वो बहुत बड़ी है वैसे तो चौड़ी है, मतलब वेट है उसकी, उसको हम बोलते क्या, उसको हम सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल। ठीक, तो उसको वैसे हम बोलते हैं थिन लेयर है, एज कम्पेयर अगर पूरे अर्थ के कंपेयर में देखो तो बहुत पतली है, तो इसलिए हम इसे थिन लेयर बोलते हैं। कि थिन लेयर है ग्रेवी सब्सटेंस की, जिसने कवर कर रखा है हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को, इज कॉल्ड द सॉइल। अब देखो जो सॉइल होती है वो लिंक है हमारे लैंड से। लैंड फॉर्म जो होते हैं डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह का हमारा लैंड फॉर्म है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि सॉइल कैसी है। ठीक, सॉइल जो होता है वो किससे बनी हुई है, जो ऊपर की जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है हमारी ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर रॉक से, जो कि हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, अर्थ पे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे बहुत सारे जानवर नहीं मर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे चूहे की डेथ हो गई, या मतलब बिल्ली की डेथ हो गई, या और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपके कुत्ते की डेथ हो जाती है रास्ते में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आपका मतलब जो हम जो जानवर जो होते हैं अपना जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, या जो लोग भी अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उससे बना है। दूसरा मिनरल्स जो होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग जो चाहिए होते हैं, उससे बना है हमारा लैंड। और वेदर्ड रॉक से, मतलब जो रॉक है, पूरा रॉक था, उसको आप तोड़ तोड़ के अब आप सोचो आपने खुद तो तोड़ा नहीं, लेकिन एनवायरमेंट ने उसे तोड़ा, उसको कभी हवा चली, कभी बारिश आई, कभी ऐसे, तो एक बड़ा सा पत्थर भी टूट टूट के इतना बारीक हो गया कि उसने क्या बना दिया, आपकी सॉइल बना दी। ठीक है, तो सॉइल हमारी क्या क्या होती है, हमारी ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे जानवर जो होते हैं उन सबसे जो मिलकर बनी है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है, मिनरल्स जो हमारे रॉक्स वगैरह से भी आते हैं, चीजों से होते हैं, और अलग से खुद रॉक भी। ठीक है, अब देखो जो सॉइल भी बनती है, ये सॉइल बेटा ऐसे ही नहीं बन रही है, ये वेदरिंग के थ्रू बनी है। वेदरिंग मतलब वही टूटना फूटना, कि आपकी सोचो नदियां जो है, नदियां लेके आई, रॉक को तोड़ती लाई हैं, हवा भी चली, आपकी नदियों ने भी तोड़ा, इधर उधर गिरा गिरा के, तो ये पूरे जो टूटने का जो प्रोसेस था, और पूरा जो रॉक से पूरा टूट के वो जो पतली से लेयर सॉइल की बन गई, दिस इज कॉल्ड द वेदरिंग। ठीक है, अब देखो जो राइट मिक्स अगर देखा जाए मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, अगर सोचे इसी लैंड में जो हमारी जो सॉइल बनी है तो पता चल गया, लेकिन अगर सॉइल के अंदर जो चीज आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, अगर आपको उस क्वांटिटी में मिल जाती है, तो अब हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि सॉइल जो है हमारी फर्टाइल है। ठीक है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, इतनी उपजाऊ है कि वो बहुत अच्छे से आपको आपका वो दे रही है, सामान दे रही है, मतलब जो भी आप खेती कर रहे हो उसके ऊपर बहुत अच्छी वो खेती हो रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मेक द सॉइल फर्टाइल। ठीक, अगर आपकी राइट मिनरल्स राइट अमाउंट में आपके मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, आपको पता है सॉइल की भी बहुत सारी लेयर्स होती है डिफरेंट। ये देखो जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है वो आपकी ह्यूमस और वेजिटेशन होती है, वहां पर जो उसके नीचे वाली सॉइल होती है उसमें आपकी सब सॉइल बोलते हैं, जिसमें आपका सैंड सिल्ट और थोड़ा सा क्ले मटेरियल होता है। उसके नीचे आपका होता है बेडेड रॉक मटेरियल। ठीक है, जो आपकी जो रॉक टूटे फूटे हैं, और ये होती है पेरेंट रॉक, जिनसे हमारी ये वाली सॉइल बनी, फिर इनसे हमारी ये वाली सॉइल बनी, इनसे हमारी ये वाली सॉइल बनी। ठीक है, तो ये चीज
अब देखो हमारी जो सॉइल फॉर्मेशन है उसकी क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब कैसे कैसे उसकी, मतलब किसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो मेजर फैक्टर्स जो होते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन के, ये हमारे नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक की, किस तरह का आपका पेरेंट रॉक था, मतलब कि जिस तरीके का आपका ये पत्थर होगा उसी तरह से वो टूटेगा, उसी तरीके से तो आपका ये बनेगा। तो ये वाली चीज, किस तरह का आपका पेरेंट रॉक है। क्या क्लाइमेट फैक्टर्स थे, मतलब पानी से टूटा, बारिश से टूटा, नदी से टूटा, या आपके हवा से टूटा, या विंड से टूटा, मतलब वही विंड हवा एक ही चीज हो गई। ठीक है, तो ये किस तरीके से आपका ये टूटा, तो ये क्लाइमेट फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। अब देखो अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, और जो बाकी के जो फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो टोपोग्राफी कि किस तरीके की टोपोग्राफी थी, मतलब वो पहाड़ वाला इलाका था, यहाँ का प्लेन्स वाला इलाका था, या ऊपर से जो प्लेटिंग वाला इलाका होता है वो था। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है आपका रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, कि ऑर्गेनिक मैटर कैसा था, सोचा अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फर्टाइल होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका, कितना टाइम लगा है उसे बनने में, सोचो अगर कम टाइम लगा होगा तो कम बनी होगी, है ना, ज्यादा लंबा टाइम, क्योंकि सॉइल बनने में बेटा एक दो दिन नहीं लगते, बहुत टाइम लगता है सॉइल बनने में। तो कितना टाइम लिया है उसके ऊपर भी आपको डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, अब देखो ऑल दीज डिफरेंट, और ये भी बेटा डिफर करती है, ये सारी चीजें डिफर डिफर हर जगह पे अलग अलग है। कहीं पे अलग तरीके से सॉइल बन रही है, कहीं पे अलग बन रही है। इसलिए सॉइल के भी अलग अलग टाइप बनते हैं, जैसे कि अलुवियल सॉइल बन रही है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे आपकी लिग्नाइट सॉइल है, तो ऐसे अलग अलग सॉइल पड़ेंगे। अभी आप छोटे हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आ जाए। ठीक। हम्म। अब जो सॉइल है देखो, अब मैंने बताया ना पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक की वजह से क्या क्या डिपेंड करता है, उसका कलर क्या होगा। सोचा आपका अगर जो रॉक है वो बहुत डार्क कलर का था, तो हो सकता है आपकी सॉइल भी डार्क कलर की बने, तो कलर। दूसरा उसका टेक्सचर कैसा है, कि वो मतलब दरदरी है, कितनी मोटी है, कितनी कैसी है, उसका टेक्सचर क्या है, तो ये भी आपके पेरेंट रॉक से पता चलता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबको छोड़ो, अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो होती है सॉइल की, वो भी डिपेंड करती है कि वो रॉक किसका था। तो वही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स उसमें कैसे क्या होंगे, उसका क्या कंटेंट होगा और क्या परमिबिलिटी होगी, मतलब कितना पानी अंदर जा पा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें, जैसे कुछ सॉइल, जैसे ब्लैक सॉइल है उसके अंदर बहुत अच्छे से पानी चला जाता है, तो ये है उसकी परमिबिलिटी, लेकिन कुछ सॉइल के अंदर नहीं जा सकता। तो ये है आपका, इससे पता चलता है कि किस तरह की आपकी सॉइल होगी, जिस जैसी आपकी पेरेंट रॉक होगी वैसी आपकी सॉइल होगी। सेकेंड, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या से असर करता है, देखो कभी धूप हो गई तो आपके जो आपके पत्थर हो गए वैसे जलने लग गए, अब उतने में रेनफॉल हो गई, ठंडा फिर गर्म, है ना, मतलब सॉरी पहले गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, एकदम से रॉक में उसको वो रेनफॉल हो गई, फिर कभी हवा चली, ठीक है, कभी किसी और ने जानवर ने तोड़ दिया, कभी वो गिर गया, तो ऐसे करते करते क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, रॉक की वजह से रॉक जो टूटता रहता है धीरे धीरे, टूटते 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 वो क्या करता है, आपकी पूरी सॉइल को फॉर्म करता है। ठीक। इसके अलावा है टाइम, मैंने बताया कि कितनी थिकनेस होगी आपकी सॉइल की, ठीक, कितनी मोटी होगी। सोचा अगर कम, अभी एक दो मतलब एक दो मिलियन ईयर्स लगे हैं या कम, मतलब ऐसे लगा है, मतलब 1000 साल 100 साल में, जितना अगर कम टाइम लगा तो वो पतली होगी, जितना ज्यादा टाइम उतनी मोटी सॉइल। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं पर हमें पतली पतली सॉइलें मिलती है और कहीं कहीं पर हमें मोटी मोटी सॉइलें मिलती है। ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगा उस सॉइल को बनने में। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कैसे आपका जो फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां पे थे। ठीक है, अब जैसे इसकी वजह से ये इफेक्ट करता है कि कितना आपका ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। देखो मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि आपका फ्लोरा, ठीक है, फ्लावर वगैरह जो है वो, मतलब फ्लावर की वेराइटीज क्या थी, क्या है क्या नहीं, एनिमल्स की क्या वेराइटी है, कैसे एनिमल्स भरे हैं, उससे आपकी सॉइल फॉर्म होती है, और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो इससे डिपेंड करता है कि हाँ आपका कितना ह्यूमस होगा, जितने ज्यादा ये चीजें होंगी उतना ज्यादा ह्यूमस होगा वहां पे, और जितनी कम ये चीजें होंगी उतना कम ह्यूमस होगा, और जितना ज्यादा ह्यूमस होगा उतना ज्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है, इसके अलावा है एक रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है कि कैसी है आपकी सॉइल, मतलब क्या उसका अल्टीट्यूड है, मतलब ये ऐसे ऐसे पहाड़ के ऊपर जो सॉइल बन रही है उसकी बात चल रही है, स्लोप के ऊपर जो बन रही है उसकी बात चल रही है, ये जो नीचे बन रही है उसकी बात चल रही है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो डिफाइन डिफाइन करते हैं कि आपकी सॉइल होगी कैसे। पेरेंट रॉक से पता चलता है सॉइल कैसे होगी, पतली मोटी, कैसा टेक्सचर और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। रिलीफ कैसा है कि हमारा कहाँ से रॉक बनी है, मतलब वो पहाड़ों से बनी है, प्लेटू से बनी है, कैसे बनी है, वहाँ पे कैसा आपका फ्लोरा फौना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है। फोर्थ आपका टाइम, की कितना टाइम लग के बनी है। फिफ्थ आपका क्लाइमेट, कि कितनी कैसा क्या क्लाइमेट था उसके बेसिस पे। ठीक है, अब देखो डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर्स, कि हमारी क्या क्या हमारे सॉइल जो है उसकी आपकी ये है, मतलब क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी सॉइल को डिग्रेड होने से, डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड द कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, हाँ,
मतलब पहले ये कि डिग्रेडेशन कैसे होती है हमारे सॉइल की, और दूसरा हमारा कंजर्वेशन क्या है, मतलब कैसे हम अपने सॉइल को बचा सकते हैं। तो डिग्रेडेशन कैसे होती है, सॉइल इरोजन। मतलब देखो आपकी नॉर्मल सॉइल बनी हुई है, लेकिन बहुत तेज हवा चल गई तो ऊपर की जो लेयर थी, जो फर्टाइल लेयर थी, उसको उड़ा के ले गई। ये हो गया आपका सॉइल इरोजन। ये ऐसे आपका डिप्लेशन भी जाता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी वाली जो लेयर होती है वो खत्म हो जाती है। और इसमें देखो दोनों ही फैक्टर डिपेंड करते हैं, आपकी ह्यूमन या नेचुरल फैक्टर, दोनों की वजह से आपकी जो सॉइल है ये खराब हो सकती है, ये डिग्रेड हो सकती है। तो ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका वो ये फ्लड आ गया, सारी सॉइल को ले गया, है ना, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया तो ये ले गया, तो ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए। लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने माइनिंग कर दी तो आपकी सॉइल खराब हो गई, है ना, बहुत गड्ढा खोद दिया, वहां पे सारे मिनरल्स ऊपर नीचे कर दिया आपने, तो इसकी वजह से भी हमारी जो सॉइल है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। अब फैक्टर जिसकी वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड होती है, तो उसमें और भी कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि डिफॉर्चेशन हो सकता है, हमने जो सॉइल इतनी अच्छी फर्टाइल थी सॉइल, हमने क्या किया, उसको पेड़ों ने बांध रखा था। अब वो क्या हुआ, वहां पे सॉइल डिग्रेड हुआ तो पूरा मतलब सॉइल जो है वो उलट पुलट हो गई, मतलब डिफॉर्चेशन, हमने उखाड़ दिया। अगर पेड़ उखाड़ देते हैं तो जो सॉइल को पकड़ के रखा था एक पेड़ ने, वो सब लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से वो पानी हवा उस सबसे बह जाती है। तो ये उसका फर्क पड़ता है डिफॉर्चेशन का। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग, कि हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही मतलब एक छोटे से टाइम में बहुत सारे जानवर आके खा जाते हैं पूरी घास, अब सारी घास खा लेते हैं, तो जो घास की वजह से वो जो मॉइस्चर जो था सॉइल का, वो पकड़ के रखा था उस घास ने, वो भी सारा उड़ जाता है, क्योंकि सब ऐसे खुजली खुजली हो जाती है, सब कुछ ऐसे ऐसे तहस नहस सा हो जाता है ओवर ग्रेजिंग से। ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, अब हम केमिकल फर्टिलाइजर भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डाल देते हैं, हम अपनी खेती अच्छी करने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल डाल देते हैं। लेकिन ज्यादा केमिकल डालने से जो सॉइल की जो नेचर होता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, और बोलते हैं ना कि हार्मफुल भी होता है। अगर सोचो हम फर्टिलाइजर, एक्सेस फर्टिलाइजर वाला अगर हम कोई फूड खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, हमारे लिए नुकसान पहुंचता है बहुत ज्यादा। ठीक है। ग्रेन वॉश, अब वही मैंने बताया कि हाँ, बारिश आ गई, पूरी सॉइल की लेयर को ही ले गई, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाएगी तो पूरी लेयर क्या, पूरा बाढ़ बन जाएगी, पूरी वो डूब जाएगा पूरा। एक्सेसिव आपका नीचे वो गिलगिला सा, मतलब गीला गीला हो जाएगा, और हवा चलेगी उसके साथ साथ ले जाएगा, बह जाएगी सारी। ठीक। इसके अलावा है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड दिखा है ना, कि जो नॉर्मल जो माउंटेन वाले या हिली एरिया जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, ऊपर की रॉक जो होते हैं वो टूट टूट के नीचे आने लगती है, तो उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपने पेड़ काट दोगे तो उतना ज्यादा जो पेड़ों ने पकड़ के रखे थे सॉइल को, पत्थर को, वो सब छोड़ देगी, वो लूज हो जाएंगे। इसकी वजह से आपकी क्या होगी, लैंडस्लाइड होगी। ठीक है। फिर आपका फ्लड, कि आपकी बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से भी आपका सॉइल खराब हो गई, फिर बाढ़ आएगी तो पूरी सॉइल वगैरह सबकी लेयर को अपने साथ बहा के ले जाएगी। ठीक है। तो ये सारे ही तरीके हैं जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो खराब होती है। हम्म। अब देखो, अब कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी सॉइल जो है उसको हम वो कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका मल्चिंग। क्या है मल्चिंग, कि हमारा जो ग्राउंड, जो नॉर्मली हम जो हमारी जो लैंड होती है ना, हम उसको क्या करते हैं मल्चिंग में, उसको स्ट्रॉ से ढक देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपको अपना खेत बचाना है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव बारिश ना हो जाए, आपकी सॉइल इरोजन ना हो जाए, तो उसको करने के लिए आप अपनी जो पूरा जो आपका एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, उसको आप एक वो स्ट्रॉ से ढक देते हो। स्ट्रॉ मतलब वो पीने वाली स्ट्रॉ नहीं है, देखो ये है स्ट्रॉ, ऐसा जो ये भूसा निकलता है ना, इससे हम ढक देते हैं अपनी लैंड को, ताकि हमारा जो मॉइस्चर जो ले रखा है हमारी सॉइल ने, उसको वो लूज ना कर दे। ठीक है। तो ये द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक द स्ट्रॉ, ताकि आपका सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे। दूसरा है कॉन्टोर बैरियर्स, कि बैरियर्स वगैरह लगा देते हैं, जैसे कि स्टोन लगा देना, ग्रास लगा देना, या सॉइल लगा देने, जैसे होता है ना, आपने जनरली आपने देखा होगा एक खेत पे, जब जो खेत होता है उसके साइड साइड में बाउंड्रीज लोग कर देते हैं छोटी छोटी, ऐसे वो अपने खेत को थोड़ा उठा देते हैं। एक तो ये बाउंड्री में जाता है, दो खेत के बीच में दो अलग अलग लोगों की खेत होती है। दूसरी बात ये होता है कि सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाता, वो जो सॉइल है वो उसी में रहता है। ठीक है। तो ये स्टोन लगा देना, ग्रास लगा देना, घास उगा देना, ये सॉइल लगा देना, ये बैरियर के तौर पे। ठीक है। या ट्रेंचेस वगैरह भी लोग बना देते हैं इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर, कि हाँ ट्रेंचेस वगैरह ऐसे गड्ढे खोद दिए, वहां पे पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, तो इस तरह की चीजें। ठीक है। उसके बाद रॉक डैम। रॉक डैम भी यही होता है कि आपने रॉक्स को एक जगह पे पाइल अप कर दिया, ताकि आपका फ्लो ऑफ वाटर जो है वो स्लो डाउन हो जाए। ऐसा ना हो कि पानी आए और सब ऐसा पूरा मिट्टी और पूरी वो जो लेयर है वो पूरी ले जाए, जैसे कि ये देखो, ये इस रॉक की वजह से बच गया ना यहाँ पे पानी जो था। ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें लगा रहे हैं, इसकी वजह से जो गलीज और जो सॉइल लॉस जो है ना वो कम होता है। गलीज मतलब ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपने अगर देखा हो ना, कुछ खेतों में बिल्कुल नीचे तक की लेयर चली जाती है, पूरी बह जाता है, तो ऐसे गलीज बन जाता है, ऐसे जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा मोटी मोटी जमीनें बच जाती हैं। अब मैंने डायग्राम तो वो डाला नहीं है फोटो, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगी। ठीक है। हाँ। उसके बाद होता है टेरेस फार्मिंग।
टेरेस फार्मिंग क्या होता है, इस तरह के कुछ फार्मिंग जो होते हैं ना उसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये देखो। हम्म। तो इस तरीके की जो होती है, जैसे उसमें क्या होता है फ्लैट स्लैब्स वगैरह जैसे होते हैं, और यहाँ पे आप खेती कर सकते हो, यहाँ 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 इस तरह की जो आप खेती करने थे। इसकी वजह से जो होता है वो रिड्यूस करता है रन ऑफ और सॉइल इरोजन ज्यादा नहीं होता, और बहुत कम पानी में हमारा इरिगेशन भी हो जाता है। इसके अलावा एक मेथड होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि दो आप लेयर जो होता है ना वो लगा देते हो, जैसे ये देखो, ये इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पे आपने दूसरी एक फसल उगाई है, यहाँ पे दूसरी उगाई है, यहाँ पे दूसरी पहली उगाई है फिर दूसरी उगाई है। तो ऐसे करके क्या होता है ना कि कभी अगर पानी ज्यादा भी आएगा तो वो इधर रिटेन हो जाएगा पानी। ठीक है, या इधर भी पानी जो होगा वो एक्सेसिव, मान लो इसको कम पानी चाहिए तो वो यहाँ आ जाएगा, वो इधर रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से उड़ती भी नहीं है आपकी सॉइल, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उड़ के वो बह के चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। ठीक, उसके बाद होता है आपका काउंटर प्लानिंग। इसमें भी क्या होता है, हम पैरेलल पैरेलल जो होता है वो काउंटर्स लगा देते हैं हिल स्लोप के लिए, ताकि एक नेचुरल बैरियर बन जाए, जैसे कि इस तरह का, ऐसा हम एक अपनी लेयर ही लगा देते हैं ऐसे थोड़ा सा उठा उठा के थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या होता है काउंटर प्लगिंग हो जाता है वो। ठीक, एक होता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब क्या होता है, ये कि आपने यहाँ पे खेती करी और शेल्टर बेल्ट के तौर पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पेड़ लगा दिए। और जनरली हिली एरियाज में भी हो जाता है, लोग थोड़े हिली एरियाज में क्या करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे प्रॉपर हिली नहीं, लेकिन जैसे अब आपको इधर आपको पता है कि इधर ढलान है या कुछ भी है, मान लो इसके पीछे जो होती है ढलान होती है, अब ढलान पे तो सीधा पानी आएगा पूरा ढह जाएगा नीचे, पूरी जमीन ले जाएगा, ये तो मिट्टी मिट्टी। तो इसमें यहाँ पे एक हमने लेयर लगा दी अपने पेड़ों की। अब क्या होगा, कभी भी पानी आएगा ना तो वो उधर नहीं जाएगा, वो इधर ही रहेगा। ठीक है, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो आप कैप्ट करके रख पाओगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय। और आपको क्या करना है आपको पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।